हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड तबीयत का ख्याल रखिए। हमारा जो इसमें टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। तो पहला टॉपिक है वो हमारा है सोफिया। तो सोफिया रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया था कि वो अपना ऑपरेशन है सोफिया का वो बंद करने वाला है। तो सोफिया क्या चीज है? सोफिया एक नासा की ऑब्जर्वेटरी है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है, जो कि इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व करती है यूनिवर्स को। एंड इट इज ए स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ सोफिया। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी किसका है? नासा का है, यूएसए का। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें एक 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगा हुआ है। ठीक है, जो कि एक प्लेन है, बोइंग 747 एसपी एयरप्लेन है, उसके अंदर रखकर उसको फ्लाई किया जा रहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 38,000 से 45,000 फीट अबोव द अर्थ सरफेस। तो ये जो प्लेन है बोइंग 747 एसपी, उसमें ये टेलीस्कोप रखा हुआ है। इसका डायमीटर कितना है? 2.7 मीटर इंफ्रारेड, 2.7 मीटर जिसका डायमीटर है, यानी कि उसके प्राइमरी मिरर का जो डायमीटर है वो कितना है? 2.7 मीटर है। जी ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट में। ठीक है, एंड ये ज्वाइंट प्रोग्राम है नासा और जर्मनी का। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर है, उन दोनों का ये मिलके प्रोग्राम बनाया गया है, चला रहे हैं वो लोग। तो ये ऑब्जर्व करते हैं कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को इन फार इंफ्रारेड वेवलेंथ में। ठीक है, तो इसने सोफिया ने डिस्कवर किया था हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल होता है एक, जो बिग बैंग के टाइम पे ये हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे, उनको अभी रिसेंटली इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में इससे थोड़ा बहुत पता चलता है। देन जो सोफिया के अदर अचीवमेंट देखें तो यहाँ पे इसने वाटर डिस्कवर किया था, जो सन का, मून का जो सन साइड है, ये मून है मान लेते हैं, मून है, तो इसका जो सन साइड सरफेस है यहाँ पे वाटर डिस्कवर किया गया है। सन है तो सन साइड जो सरफेस पे वाटर डिस्कवर किया गया है, किसके द्वारा? सोफिया के द्वारा। ठीक है, एंड इसने एक हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसकी एक स्पाइरल आर्म है G47, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इसने मैप किया है सोफिया ने। स्पाइरल आर्म क्या होती है? ये स्पाइरल आर्म होती है, गैलेक्सी में बहुत सारी स्पाइरल आर्म्स होती हैं जिसमें जो स्टार्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। एक दूसरा सोफिया नाम से एक रोबोट भी बनाया गया है, ह्यूमनॉइड रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है, जिसको किसको हैंसन रोबोटिक्स नामक कंपनी के द्वारा सोफिया नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया है। एंड ये जो कंपनी है वो हांगकांग बेस्ड है, तो यानी कि हांगकांग चाइना की एक कंपनी है जिसने सोफिया नामक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। एंड इस ह्यूमनॉइड रोबोट को सिटीजनशिप दे दी थी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने इसको सिटीजनशिप दी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोर्टेबल डिवाइस दैट टर्न सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। सी वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रही है ये टेक्नोलॉजी है। ये एमआईटी के रिसर्चर्स ने डेवलप की है। एमआईटी यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए में लोकेटेड है, उन लोगों ने एक पोर्टेबल डिसैलिनाइजेशन यूनिट बनाई है, यानी कि हम जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ले जा सकते हैं, वैसा प्लांट इसको बनाया गया है। एंड जो ये सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है कोस्टल सिटीज में, तो वहां पे ये काफी उपयोगी रहेगा। एंड तो ये बहुत कम पावर यूज करता है एंड ये सोलर पैनल पे भी काम करेगा। एंड इससे जो पानी निकलेगा वो WHO के क्वालिटी स्टैंडर्ड से भी अच्छा होगा। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये जो वो किस पे काम करेगी? आयन पोलराइजेशन टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन टेक्नोलॉजी है एक, उस पे ये काम करेगा। साल्ट वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर कन्वर्टेड डिवाइस है वो। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा डिवाइस बनाई गई है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। प्रिंसिपल पे काम करेगी आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। इसमें इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि यहां से इस डिवाइस में इधर से सी वाटर घुसाया जाएगा, यहां से सी वाटर इसमें डाला जाएगा और फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाएगी। इस डिवाइस पे दो साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाएगी। एंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे
या फिर वायरस होगा उस टेक्नोलॉजी में, वो एक साइड में चले जाएगा, और जो दूसरा साफ पानी है वो दूसरा साइड में चला जाएगा, तो उसमें सेपरेट कर लिया जाएगा। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको अलग कर लेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग साल्ट मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया एंड वायरस, उनको रिपेल करेगा एज दे फ्लो, इससे फ्लो करेंगे, जब इस फील्ड से फ्लो करेंगे तो, ठीक है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को करता है, तो उससे इसको टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये लोग पानी को साफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है शुक्रयान मिशन है, ठीक है। तो ये शुक्रयान मिशन है, इंडिया का मिशन है, हम भेजेंगे वीनस पर। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन होगा, जिसका नाम रखा गया है शुक्रयान-1, ठीक है। तो वीनस को ही क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह बोलते हैं हम, ठीक है। ये दिसंबर 2024 में हम सेंड करेंगे ना, इसरो सेंड करेगा, ठीक है। इसमें एक ऑर्बिटर प्लान किया गया है जो कि ऑर्बिट करेगा वीनस के चारों ओर, ठीक है। तो वीनस सन के बाद में मरकरी के बाद में वीनस सेकंड जो प्लेनेट है, वीनस इज सेकंड प्लेनेट है। तो वीनस एक इनर प्लेनेट भी है, यानी कि वन ऑफ द 4 इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का हिस्सा है। आउटर 4 प्लेनेट क्या कहलाते हैं, जोवियल प्लेनेट कहलाते हैं। इनर प्लेनेट क्या कहलाते हैं, रॉकी प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड प्लेनेट है, एंड तो ये इसमें शुक्रयान में क्या होगा, एक ऑर्बिटर होगा, एंड इसको सेंड किया जाएगा जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट से सेंड किया जाएगा। एंड ये यहाँ पे जाके वहाँ पे सरफेस को स्टडी करेगा, वहाँ पे कंपोजिशन को स्टडी करने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेयर को वहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेगा, वहाँ के रॉक को स्टडी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑर्बिटर है तो रॉक थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा इसमें। तो एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर वगैरह के बारे में ही ये डिस्कस कर पाए, वहाँ पे ये रिसर्च कर पाएगा उससे रिलेटेड, ताकि रिसर्च करेगा तो हमें ओरिजिन और अर्थ के यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ दोनों के बारे में थोड़े थोड़ी जानकारी मिलेगी यहाँ से। देन दूसरे मिशन है, नासा भी अपना एक मिशन प्लान कर रहा है, डाविंसी मिशन। नासा का कौन सा होगा, डाविंसी मिशन होगा। ये कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 से 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, डाविंसी मिशन ऑफ नासा। देन वेरिटास मिशन है, ये भी नासा का है। वेरिटास में क्या होगा, एक ऑर्बिटर होगा, ठीक है। तो वेरिटास भी नासा का है, ये कब लॉन्च किया जाएगा, वेरिटास एंड डाविंसी, ये दोनों नासा के मिशन है वेनस को, ठीक है, वेनस पे, वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। एंड एनविजन मिशन है, एनविजन मिशन किसका है, ये यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। एंड ई यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ई से याद रख लो, यूरोपियन यूनियन का एनवाइजन है, ठीक है, एनविजन या एनवाइजन। ये भी 2030 तक 31 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा इसके, ठीक है। वीनस सेकंड प्लेनेट है सन से ये सेकंड प्लेनेट है वीनस, ठीक है। एंड ये हमारा क्लोजेस्ट, अर्थ का क्लोजेस्ट प्लेनेटरी नेबर है, एंड इट इज वन ऑफ द 4 इनर टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स में ये पार्ट बनता है। एंड इसको अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है, वीनस इज कॉल्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इसका साइज एंड डेंसिटी है वो अर्थ का साइज एंड डेंसिटी के बराबर है, ठीक है। एंड वीनस का कोई मून नहीं है, एंड मरकरी का भी अपना कोई मून नहीं है, अर्थ का एक 1 मून है। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करें तो एंड वीनस का नहीं है, मरकरी का नहीं है। सबसे ज्यादा सेचुरन के हैं, हम देख चुके हैं पहले ही, आर्टिक्यू में देखा रहा था, सेचुरन के लगभग 84 मून्स हैं। एंड सेकंड नंबर पे जुपिटर के मून्स हैं। सबसे बड़ा मून कौन सा है, क्यानमेडे है। एंड वीनस का कोई मून नहीं है, ठीक है। एंड ये हमारा वीनस की एक खास बात है कि ये हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। तो इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। यद्यपि मरकरी इज क्लोजर टू सन, जबकि सन के पास में मरकरी है, फिर भी वीनस ज्यादा होटर है। एंड इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बाकी प्लेनेट का उल्टा है। तो अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है ना, वैसे ही इसका जो है वो अर्थ का उल्टा हो जाएगा, तो ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है वो लूपस है। लूपस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब है कि ये ऐसी डिजीज है जिसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी पे ही अटैक करने लग जाता है।
तो ये ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पे ही अटैक करने लग जाता है, जिसके कि हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स है, स्किन है वो भी सूज जाती है, किडनी वगैरह सूज जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ब्रेन का इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये सारी बहुत सारे इसके सिम्टम हो सकते हैं। एंड एग्जैक्ट कॉज इस डिजीज का पता नहीं है। डिजीज का नाम क्या है? लूपस, LUPS। एंड इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम वर्ल्ड लूपस डे सेलिब्रेट करते हैं 10th मई को। 10th मई को वर्ल्ड लूपस डे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टोमेटो फ्लू। तो टोमेटो फ्लू का टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है, इसका टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक केस डिटेक्ट किए गए थे, कुछ केस इंडिया में डिटेक्ट किए थे। कहां पे? केरल में। केरल में इसके कुछ केस मिले थे। एंड ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है, लेस देन 5 ईयर वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें होता क्या है कि लाल लाल दाने से हो जाते हैं, रेड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बॉडी पे बच्चों की। एंड यहाँ पे फीवर्स आ जाता है, बॉडी एक होता है, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, तो डिहाइड्रेशन, ये सारी इसमें सिम्टम्स हैं। एंड ये अभी तक नहीं पता चला है कि ये वायरल है या फिर ये एंटी इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट है चिकनगुनिया या फिर डेंगू का। तो ये जो टोमेटो फ्लू है ये अभी तक नहीं पता चला है कि ये या तो वायरल फीवर है या फिर चिकनगुनिया या फिर डेंगू का आफ्टर इफेक्ट है। तो यानी कि डेंगू हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद भी फीवर आता है तो उसको आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। ये अभी इसका कोज है वो नो कंफर्मेशन है इसका। एंड ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, इतना पता है कि ये सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग होता है। यदि आप अच्छे से खाते पीते रहो तो आप ठीक हो जाओगे। एंड तो सेल्फ लिमिटिंग का मतलब वह होता है, इसका मतलब ये होता है कि दैट इट रिजोल्व ओवर टाइम ऑन देयर ओन इफ सपोर्टिव केयर इज प्रोवाइडेड। यदि सपोर्टिव केयर देते रहो तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। एंड इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। एंड इसमें हाइड्रेशन का जरूर बार बार हाइड्रेटेड होते रहना चाहिए। एंड चिल्ड्रन को भी हाइड्रेटेड किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिड है। तो सिड है, आपने देखी होगी वेकअप सिड मूवी। तो वेकअप सिड में वो बच्चा बहुत आलसी होता है, ठीक है। तो वेकअप सिड में वो बच्चा बहुत आलसी होता है। तो सिड की फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये किससे रिलेटेड है? बच्चे से रिलेटेड है। सिड एक बच्चा है, ठीक है। तो सिड है वो बहुत आलसी होता है, उसका ब्रेन काम नहीं करता है, ठीक है। मान लेते हैं उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। इस केस में क्या है कि ये जो सिंड्रोम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, पहली बात तो ये बच्चों से रिलेटेड है। एंड इसमें क्या होता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो जब वो सो जाता है फिर वो जागता ही नहीं है। जब सोता है तो वो नींद में ही उसकी डेथ हो जाती है। एंड हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है बच्चे, तो BCHE, इस एंजाइम को मैंने नाम दिया बच्चे, ये साइंटिस्ट नाम दिया BCHE, तो मैं कह रहा हूं उसको बच्चा होता है, ठीक है। इस ये एंजाइम होता है वो हमारे जो ब्रेन होता है उसको नींद से जागने का काम करता है। तो ये हेल्प करता है हमारी ब्रेन को वेकिंग और अराउजिंग फ्रॉम स्लीप। ये बच्चे या फिर BCHE एंजाइम है, ये हेल्प करता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज। तो ये आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज। तो ये हेल्प करता है, ये एक एंजाइम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकिंग और अराउजिंग ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द स्लीप। एंड ये जो एंजाइम है बच्चे एंजाइम, ये हमारी बॉडी में जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बच्चों में इसकी कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तो वो स्लीप से अराइज ही नहीं कर पाएंगे, तो वेकअप ही नहीं कर पाएंगे, तो उनकी स्लीप में ही डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड तो ये लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसका एंजाइम कौन सा हो गया? बच्चे एंजाइम। बच्चे की फुल फॉर्म कौन सी हो जाएगी? ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज। एंड ये एक एंजाइम है, ठीक। एंड सिड्स को बोला जाता है कोट डेथ, इसको कोट डेथ भी बोलते हैं, COT, कोट डेथ, ठीक है। लेस देन 1 ईयर वाला बच्चा होता है उसको ज्यादा इससे खतरा रहता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एंडोसल्फान है हमारा, एंडोसल्फान। तो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान को बैन कर दिया था 2011 में, 2011 में इसको बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंडोसल्फान एक पेस्टिसाइड है, स्प्रे है जो कि की जाती है, कॉटन है, कैश्यू नट है, टी, पेडी, फ्रूट्स, इन सब में इसको पेस्टिसाइड या स्प्रे का यूज किया जाता था। ये हाईली टॉक्सिक होती है एंड जिससे कैंसर भी हो जाता है तो इसके स्प्रेड करने से। एंड इसको तुरंत ले लो तो इसकी डेथ हो जाती है तुरंत ही, इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2011 में, ठीक है। एंड इसका फिर भी अभी यूज हो रहा है इंडिया में, एंड चाइना में भी बहुत जगह इसका एंडोसल्फान का यूज किया जा रहा है।
तो इसमें पिटीशन लगाई गई थी कि इसका यूज नहीं किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एंड उसका जो विक्टिम थे उनको रिहेबिलिटेट करने के बारे में बात की गई थी। तो एंडोसल्फान के बारे में देखें तो हम एंडोसल्फान क्या है, एक ऑफ पेटेंट ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड है। इट इज एन ऑफ पेटेंट ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है जिसको डेवलप किया गया था 1954 में, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड ऑन द क्रॉप्स लाइक कैश्यू, कॉटन, टी, पेडी, फ्रूट्स एंड अदर अंटिल 2011 तक इसको यूज किया जा रहा था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैन लगाया था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। एंड ये जो पेस्टिसाइड है एंडोसल्फान है वो कार्सिनोजेन होता है, यानी कि कैंसर कोज करता है। न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी कि हमारे दिमाग को, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। एंड ये जेनोटॉक्सिन भी होता है, यानी कि जो हमारा जो डीएनए होता है उसको भी डैमेज करने का काम करता है। तो ये बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है। एंड इसका जो हेल्थ इंपैक्ट है वो देखें तो ये इसमें क्या हो जाता है कि लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, फिजिकल डिफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, पॉइजनिंग, तो यानी कि ले लेंगे तो थोड़ा डेथ भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। देन ये न्यू बॉर्न्स को भी इफेक्ट करता है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी है, ये बायो एक्यूमुलेट होता है, यानी कि इसका पोटेंशियल है बायो एक्यूमुलेशन का, तो ये एक्यूमुलेट होता है फूड चेन में। एंड इस पे एंडोसल्फान पे ग्लोबल बैन लगाने की कोशिश की गई थी अंडर स्टॉकहोम। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी पार्ट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से रिलेटेड होता है। उसके अंदर डर्टी डजन भी है स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर। एंड वहां पे उस पर ग्लोबल बैन लगाने की कोशिश की गई थी 2011 में, परंतु यह अभी भी यूज किया जा रहा है एक्सटेंसिवली इन इंडिया एंड चाइना डिस्पाइट द लॉ अगेंस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। इलीगली यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोमटेरियल फ्रॉम फंगल एक्सट्रैक्ट हेल्प हील वाउंड। तो एक बायोमटेरियल है, एक बायोमटेरियल जिसका नाम क्या है, पुल उलान है। पुल उलान नाम का एक बायोमटेरियल है, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन फंगी है, बायोमटेरियल क्या होता है, जो कि लिविंग थिंग से प्राप्त होने वाला मटेरियल है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स इज बायोमटेरियल। तो एक पुल उलान नाम का एक पॉलीमर है, उसका अभी देखने को आया है कि वो जल्दी हमारा वाउंड है, चोट वगैरह लग जाती है, उसके बाद में जो घाव होता है, वाउंड होता है, उसको जल्दी फिल करने में ये हेल्प करता है। तो ये जो पुल उलान नामक पॉलीमर है वो एक फंगी है, एक फंगस है, फंगस ओरोबेसिडियम पुलुनांस, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ओरियोबेसिडियम पुलुनांस एक फंगस है जो कि पुल उलान नामक पॉलीमर को रिलीज करती है, ठीक है। ये एक एक्जोपोलिसेक्राइड होता है, एक्जोपोलिसेक्राइड। एंड एक्जो का मतलब ये होता है कि जो फंगस होती है, एक्जो का मतलब ये होता है कि जो फंगस होती है इसकी, वो इसको खुद से ही सीक्रेट करती है। जिस भी मीडियम में रहती है, मानिए वो पानी में रहेगी तो वो पानी में इस फंगस इस पॉलीमर को सीक्रेट कर देगी। जिस भी मीडियम में वो रहेगी वो इसमें सीक्रेट कर देगी, अपने आप से ही ये सीक्रेट करेगी ये फंगस, ठीक है। तो ये एक एक्जोपोलिसेक्राइड है पुल उलान, जिसका यूज किया जाता है बहुत जगह। कॉमर्शियल कल्टीवेशन भी किया जाता है, फूड में भी किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये जो पुल उलान है ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन म्यूटाजेनिक होता है एंड नॉन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें। नॉन टॉक्सिक, नॉन म्यूटाजेनिक एंड नॉन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसका बहुत सारा यूज किया जाता है कॉस्मेटिक है, फूड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वो है आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। तो आरएसवी क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस है। तो ये रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि स्प्रेड होता है, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर ड्रॉपलेट्स एंड इट कैन कॉज आउटब्रेक्स, ठीक है। तो कंटामिनेटेड एयर ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होगा, यानी कि छींकने खांसने से ये स्प्रेड हो जाएगा। एंड ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है। आरएसवी क्या है, ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है एंड ये काज करता है हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका लोअर पार्ट होता है, वहां पे ये इन्फेक्शन कोज करता है। एंड इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, HSRV। इसका दूसरा नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, या फिर इसको बोला जाता है ह्यूमन ऑर्थोन्यूमो वायरस, ह्यूमन ऑर्थोन्यूमो वायरस, ठीक है। ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका इन्फेक्शन करता है। अभी एक लांसेट जर्नल है, उसकी रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार इस बीमारी से,
रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस के इन्फेक्शन से लगभग 1 लाख बच्चों की मौत हुई थी 2019 में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में 1 लाख बच्चों की लगभग मौत हुई थी इस वायरस की में। तो ये हॉस्पिटल में स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रेटिनोब्लास्टोमा। तो रेटिनोब्लास्टोमा ये क्या होता है? ये रेटिना होती है, रेटिनो से देखोगे तो रेटिनो मतलब रेटिना से रिलेटेड है, ब्लास्टोमा क्या होता है? कैंसर से रिलेटेड होता है। तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर होती है आई की, जहां पे ये इंपैक्ट करती है रेटिना को, ठीक है। एंड तो ये एक मलाइन ट्यूमर है इन स्मॉल चिल्ड्रन में, बेसिकली ये छोटे बच्चों में ही होता है। इट अकर इन वन और बोथ आइज, दोनों आइज में भी हो सकता है, या वन आइज में भी हो सकता है। इट कैन बी हेरिडिटरी, यानी कि माँ बाप से भी हमें मिल सकता है। एंड ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यदि हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कैंसर आर लाइफ थ्रेटनिंग। एंड इसको जो है वो डिटेक्ट कैसे किया जाता है? जब हमारी जो पुपिल है, यानी कि पुतली है, आंखों की जो पुपिल है, जब उसमें हम लाइट मारते हैं, लाइट जब उसमें पास कराते हैं तो वो जनरली रेड कलर का दिखाई देती है लाइट। एंड परंतु इस बीमारी में वो लाइट है वो व्हाइट या येलो दिखाई देगी जब भी हम यहाँ पे उसमें हिट करेंगे लाइट को। जब प्यूपिल यानी पुतली हमारी आंख की, तो वो व्हाइट और येलो दिखाई देगी, तब इसको हमें पता चल जाएगा कि उसको रेटिनोब्लास्टोमा हो गया है। एंड इट इज डिटेक्टेड बाय सीइंग द व्हाइट रिफ्लेक्स इन द आईज। तो इसको बोला जाता है व्हाइट रिफ्लेक्स इन आईज, जो कि व्हाइट लाइट है वो व्हाइट रिफ्लेक्स का काम करती है। इसको केमोथेरेपी से ट्रीट भी किया जा सकता है। लगभग 2000 बच्चों को ये इंडिया में हर साल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो पोलियो वायरस से रिलेटेड है। तो ये न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि मोजाम्बिक में अभी 30 साल के बाद वाइल्ड पोलियो वायरस का केस पहली बार देखने को मिला है आफ्टर 30 इयर्स। इंडिया को पोलियो वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था 2014 में। एंड इसको पोलियो वायरस फ्री कंट्री का स्टेटस कौन देता है? WHO देता है। किन कंट्रीज को दिया जाता है? उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनमें लास्ट 3 ईयर में पोलियो का कोई भी केस डिटेक्ट नहीं किया गया हो, ठीक है। एंड पोलियो वायरस क्या है? एक वायरल डिजीज है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करती है। तो इट इज ए वायरल इन्फेक्टियस डिजीज, यानी कि ये स्प्रेड होती है। एंड तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और हमको पैरालिसिस भी कर देती है। देन ये स्प्रेड होती है फेको ओरल रूट से। यदि आप फेसिस करने के बाद, यानी कि फेसिस करने के बाद यदि आप हाथ नहीं धोगे तो ये एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड हो जाएगी। एंड पीपल इन्फेक्टेड विद द डिजीज कैन स्प्रेड इट टू अदर when they do not wash after defecting, ठीक है। एंड ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर पी लो, या फिर गंदा पानी पी लो जो कि सीवरेज मिक्सिंग हो जाता है, तो उसमें पीने से भी ये पोलियो हो सकता है। एंड इसका कोई इलाज नहीं है होने के बाद में, बट इट कैन बी इजिली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इंडिया ने अपना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था 1995 में। तो हमने अपना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया था? 1995 में। उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि गवर्निंग बॉडी है WHO की, उसकी बैठक हुई थी 1988 में। तब उन लोगों ने डिसाइड किया था कि इरेडिकेट करेंगे पोलियो को। ग्लोबल इनिशिएटिव चलाया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। उसके बाद में हमने 1995 में अपना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। एंड फिर हमने 2014 में हमको पोलियो फ्री डिक्लेयर भी कर दिया गया था। लास्ट केस हमारा जो मिला था पोलियो का वो हावड़ा वेस्ट बंगाल से मिला था 2011 में। 3 साल लग जाता है, तो 3 साल बाद ये स्टेटस दिया जाता है पोलियो फ्री का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है बायोरेप। बायोरेप, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। तो ये एक पोर्टल है, नाम से देखोगे तो बायोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी से रिसर्च कर रहे हैं उनको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए। उन रिसर्चर को जो रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होगी वो इस पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो नाम देखने से ही पता चल जाएगा, बायोरेप इज बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। तो इनके लिए सिंगल विंडो एप्लीकेशन का काम करेगा अप्रूवल लेने के लिए। इसमें रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च के लिए है, प्रोडक्शन के लिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर लगभग 2700 बायोटेक स्टार्टअप है और 2500 बायोटेक कंपनीज है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। तो ये एआई चिप्स बोलते हैं, इंटेल ने डेवलप की है। इंटेल, ठीक है। इंटेल क्या है? एक कंपनी है जो बनाती है प्रोसेसर वगैरह। जैसे आपने सुना ही होगा इंटेल आई कोर 3 कंप्यूटर्स पे जनरली लिखा होता है। तो ये इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाई है, यानी कि ऐसी चिप बनाई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। यानी कि उस चिप में हम डेटा वगैरह डाल देंगे, डेटा डालेंगे तो बहुत सारा, तो वो उसको एक प्रोग्राम में बना के दे देगी, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म ऑफ डेटा में बना के देगी, जिससे हमें कुछ एनालिसिस कर सके। तो ऐसी चिप होगी, ठीक है। देन it is in a built with specific architecture to have integrated AI acceleration to support a deep learning based application को support करती है। एंड इसका जो भी एप्लीकेशन होगा वो डेटा को ये इजिली प्रोसेसिंग करेगी एंड अपने आप हमको रिजल्ट निकाल के दे देगी, ठीक। तो डीप लर्निंग से इसमें ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं डाटा सेंटर वाले इसको। एंड एआई चिप्स का जनरली यूज किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी इसका यूज किया जाता है। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि चैटबॉट्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि चैटबॉट्स क्या होते हैं? बोट्स होते हैं जिसको एम्प्लॉय किया जाता है वेबसाइट वगैरह पे। आप देख सकते हो जब भी साइट खोलते हो कोचिंग वगैरह, तो वहाँ पे वो बोट आते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि आपको क्या क्या आप मैसेज करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये एक टाइप ऑफ डीप लर्निंग का एक टाइप होता है। तो डीप लर्निंग क्या होती है? इट इज मोस्ट कॉमनली नोन एज डीप। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाना है, उसी का एक पार्ट होते हैं मशीन लर्निंग। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन उसका एक पार्ट होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही एक छोटा पार्ट होती है, सबसेट होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक्टिव न्यूरल नेटवर्क। एक्टिव न्यूरल नेटवर्क एएनएन और डीप न्यूरल नेटवर्क बोला जाता है। एंड ये जो हमारा ह्यूमंस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको मिमिक करके इसको बनाया जाता है। एंड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को ऐसा बनाया जाए ताकि वो खुद से ही लर्न कर पाए, खुद से वो सीख ले। तो उसको हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़े, उसको हमें प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़े, खुद से ही लर्न करती जाए, ऐसी मशीन जो इंटेलिजेंट हो। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियली हमें ऐसी मशीन्स बनानी है जो ह्यूमन को मिमिक करे, ह्यूमन एक्शन को। तो डीप लर्निंग इज एक सीरीज, इट कंबाइंस अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर कमांड और एल्गोरिथम दैट स्टिमुलेट एक्टिविटी और ब्रेन ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है वो एक टेक्नोलॉजी है दैट इनेबल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग बिटवीन वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस। तो जो वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस हैं जो कि एनएफसी कॉम्पिटेबल हैं, उनको एक पास में लाया जाएगा, तो उससे क्या है हम डेटा शेयर कर सकते हैं एंड उन दोनों के बीच में हम मैसेज भी कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में ये टेक्नोलॉजी आती है, तो दो मोबाइल में एक दूसरे से हम मैसेज भी भेज सकते हैं। ये ब्लूटूथ की तरह होती है एंड इससे इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम मोबाइल पेमेंट से अपना पे भी कर सकते हैं, लाइक गूगल पे वगैरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम पे कर सकते हैं। तो इसमें RFID टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है प्लस NFC। तो NFC टेक्नोलॉजी दोनों का इसमें यूज किया जाता है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्लस NFC। तो NFC है वो एक रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स होती है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, रेगुलेटरी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि NFC फोरम है उसके द्वारा डेवलप की गई है। एंड ये प्रोटोकॉल्स बताती है कि कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। एंड तो ये सिमिलर टू ब्लूटूथ है, बट इट डिफर। ब्लूटूथ को क्या होता है कि सर्च करना पड़ता है हमें, जब भी ब्लूटूथ को ओपन करते हैं फिर उसको हम सर्च करते हैं, तभी आसपास के डिवाइसेस को दिखाता है। परंतु उसमें क्या है कि सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड जब भी हम इसको इनेबल कर देंगे तो वो अपने आप आ जाएगी, इसमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी डिवाइस में जो कि NFC इनेबल होगा उसमें एक NFC की चिप लगी होगी, यानी कि NFC रीडर लगा होता है, इसमें एक रीडर होता है, ठीक है। NFC रीडर लगा होता है। मान लेते हैं आपको पेमेंट करनी है लाला जी के पास, ठीक है, और लाला जी के पास में है एक NFC की पॉइंट ऑफ स्केल मशीन, POS मशीन है, ठीक है, और आपका है एक मोबाइल, आपके पास एक है मोबाइल, ठीक है, जो कि NFC इनेबल्ड है। तो इस लाला जी की जो मशीन में है वहां पे एक
जो चिप होगी एनएफसी वाली, वहां पे उसको बोलते हैं रीडर बोलते हैं, ठीक है। वो रीडर मशीन, वो रीडर है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब इसको ऑन किया जाएगा तब वो इसको ऑन करेंगे, तब हम लाला जी जब इसको ऑन करेंगे तब यहां से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि आपकी डिवाइस ऑन हुई और उसमें आ गई तो ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगी एंड फिर एक दूसरे के साथ ये एनएफसी के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि फिर एक दूसरे के माध्यम से आप पेमेंट भेज सकते हैं। इसमें पेमेंट को इनेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट को ये बना देगा, ठीक है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज, इसका एडवांटेज क्या है? इट इज कन्वीनियंट टू यूज फॉर बिजनेस एंड कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट होता है एंड तो डिफरेंट डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें वाइड रेंज ऑफ बिजनेस के लिए इसमें एप्लीकेबल हो सकती है। ये बहुत सारे बिजनेस इसको यूज कर सकते हैं एंड इट फैसिलिटेट सीमलेस पेमेंट, जल्दी से पेमेंट हो जाती है इससे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टेंग टीआरएनजी डिवाइस, तरंग डिवाइस है। ये तरंग टीआरएनजी और तरंग डिवाइस है, जो कि तरंग या फिर टीआरएनजी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर है, जो कि डेवलप किया गया है आईआईएससी बैंगलोर के द्वारा, आईआईएससी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि एक ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर है। एंड तो इसमें हम देखें तो ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर तरंग, ठीक है। इसका जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रैंडम नंबर को जनरेट करने वाला है, ठीक है। रैंडम नंबर का जनरेटर है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये जो जनरेट करेगा, ये जो नंबर जनरेट करेगी ये डिवाइस है, वो रैंडमली होंगे। जैसे कुछ भी 5 हो गया, 50 हो गया, देन 60 हो गया, ऐसे कोई उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा उन नंबर्स के बीच में, वो रैंडम नंबर होंगे। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? कम्युनिकेशन में पड़ती है, एनक्रिप्शन में यूज करने के लिए पड़ती है। एनक्रिप्शन मतलब कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो हर एक मैसेज के लिए हमें एक पासवर्ड चाहिए होता है, तो वो पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए हमें नंबर चाहिए होंगे। तो वो नंबर कहाँ से आते हैं? वो नंबर आते हैं, अभी तो जो नंबर आ रहे हैं वो एक सूडो नंबर जनरेटर होता है, उनको किसी एल्गोरिथम के अनुसार डेवलप किया जाता है उन नंबर को। देन यदि कोई उस एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई कर पाए तो उसको हैक किया जा सकता है चीजों को। तो ये जबकि ये जो डिवाइस होगी, तरंग डिवाइस होगी, वो ट्रूली रैंडम नंबर्स बनाएगी, उनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो उससे हम उनका जो की है, पासवर्ड है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उसको हम हैकिंग से बचा लेंगे, ठीक है। तो एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन कैन बी डिकोडेड ओनली बाय ऑथराइज्ड यूजर के द्वारा डिक्रिप्ट की जा सकती है, जिनके पास क्रिप्टोग्राफिक की हो, ठीक है। बट की होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए एंड देयर बाय रैंडमली जनरेटेड टू रेजिस्ट हैकिंग, ठीक है। Cryptographic key are usually generated in computer using pseudo random numbers called as generators. Pseudo number generators से cryptographic key is generated that rely on mathematical formula और pre-programmed tables पे they rely करती हैं, जो cryptographic key है। But Tarang is device naturally extract random number from random physical process से ये extract करती है numbers को and it improves on data encryption and provide improved security for sensitive digital data like passwords and other personal information. Next topic is परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, यानी कि एक ये सुपर कंप्यूटर है परम पोरुल, उसको इंस्टॉल किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में इंस्टॉल किया गया है। ये हमारा नेशनल सुपर कंडक्टिंग मिशन है जो 2015 में लॉन्च किया गया था, उसका पार्ट है। फेज 2 में इसको इंस्टॉल किया गया है एंड ये जो कंपोनेंट है, ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसके मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं और असेंबल किए गए हैं। ये जो सिस्टम है वो काम करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो आप। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है टू ऑब्टेन ए हाई पावर यूजेस इफेक्टिवनेस, ताकि ये सिस्टम गर्म ना हो। हमारा जो कंप्यूटर होता है, नॉर्मल लैपटॉप भी गर्म हो जाता है, तो ये यहाँ पे उसमें लिक्विड से इसको कूलिंग की जाएगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग की जाएगी, ताकि ये सिस्टम इसका गर्म ना हो और ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है, ज्यादा काम कर सके। इसमें सीपीयू वगैरह सब चीजें होगी वो तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्स क्वेक। तो अर्थ पे क्या आता है? अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। जबकि मार्स पे टेक्टोनिक प्लेट नहीं होती है, अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स आर देयर ऑन अर्थ। तो इस पे नासा ने एक भेजा था, अपना मिशन भेजा था, इनसाइट मिशन, ठीक है। तो इनसाइट मार्स लैंडर था, उसने एक अभी मार्स क्वेक डिटेक्ट किया था, यानी कि मार्स पे आने वाला अर्थक्वेक को क्या बोलेंगे? मार्स क्वेक बोलते हैं, ठीक है।
एंड इसी प्रकार किसी स्टार में अर्थक्वेक आ जाए तो उसको बोलेंगे स्टारक्वेक, ठीक है। मार्स पे आने वाला अर्थक्वेक क्या कहलाया? मार्सक्वेक, ठीक है। तो नासा का इनसाइट मिशन है, उसने डिटेक्ट किया है सबसे बड़ा अब तक का लार्जेस्ट एवर मार्स पे क्वेक डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। तो हाउ एवर वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है, एंड वहां पे जो क्वेक्स है वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये टेंशन फोर्सेस होती हैं। टेंशन फोर्सेस यानी कि सरफेस होता है, सरफेस के नीचे बहुत सारी जो सरफेस है, सरफेस के नीचे रॉक्स होगी, रॉक्स में फिर बहुत नीचे की तरफ जाएंगे हम, कोर की तरफ जाते हैं, तब क्या है? प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नीचे क्या होगा? लावा होगा। तो लावा, जब वो लावा या मैग्मा बाहर आता है, जैसे ही उसको वीक रॉक्स मिलती है तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा और ऊपर आएगा। लावा ऊपर आएगा तो वो क्या है? यहाँ पे उसकी सरफेस पे क्या है? वो ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे उसके सरफेस है वो उसमें बल्जिंग आ जाएगी। जब बल्जिंग आ जाएगी तो यहाँ पे क्या है? वो टेंशन फोर्स क्रिएट होगी। टेंशन फोर्स क्रिएट होगी तो रॉक क्या है? फ्रैक्चर कर जाएगी। तो टेंशन फोर्स के कारण वो फ्रैक्चर कर जाएगी, तो उसके कारण क्या है? फॉल्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्या है? वहां पे ये अर्थक्वेक आया है, तो उसको मार्सक्वेक बोलते हैं, ठीक है। नासा का जो इनसाइट मिशन है वो नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम है, उसका पार्ट है ये। इसमें नासा में ये डिस्कवर करेंगे उसके मार्स की रॉक कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, वहां पे उसके मिनरोलॉजी को के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। एंड दूसरे जो मिशन है मार्स पे हमारा, तो जो कौन सा था हमारा भी, तो इंडिया का, आप मेरे को बताओगे कौन सा मिशन है मार्स का? देन यूए का एक मिशन है, होप मिशन है। होप या फिर इसका दूसरा नाम दिया गया था अमाल मिशन है, जो कि मार्स पे भेजा गया था। देन चाइना का टियानवेन वन मिशन है, वो चाइना का है मार्स के लिए। नासा का परसिवरेंस रोवर भी भेजा गया था मार्स के लिए, ठीक है, मार्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा SGRA, ब्लैक होल इन मिल्की वे। SGRA, ब्लैक होल इन मिल्की वे। तो मिल्की, हर एक जो गैलेक्सी होती है उनके सेंटर पे एक बड़ा सा ब्लैक होल होता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, एंड उसके जो सेंटर पे जो ब्लैक होल लोकेटेड है उसका नाम क्या है? सैगिटारियस ए स्टार, या फिर इसको बोलते हैं SGRA स्टार, बोलते हैं SGRA, ठीक है। ये हमारे अर्थ से कितना दूर है? ये ब्लैक होल है वो 27,000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। इस जो ब्लैक होल है उसका मास है वो लगभग 4 मिलियन टाइम्स मास है, सन का जितना मास होता है उसका ये 4 मिलियन टाइम्स इस जो सैगिटारियस ए है उसका मास है। एंड इसकी अभी एक इमेज ली गई थी, इसके द्वारा ली गई थी, इवेंट ओरिजन टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसकी जो ब्लैक होल की इमेज ली गई थी, पिक्चर ली गई थी, एंड ये काफी क्लासी पिक्चर आई थी। तो ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल वो पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जब भी लाइट भी उसके आसपास से गुजर रही होती है तो उसके आसपास से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि वो लाइट भी को भी कैप्चर कर लेता है। जब लाइट भी उससे पास नहीं कर पाती है, उसके आसपास से पास नहीं कर पाती है उससे, तो हमें ये क्या है? इनविजिबल होता है। इसलिए इनविजिबल होता है क्योंकि लाइट भी इससे पास नहीं कर पाती है। लाइट पास कर पाएगी तो ये हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो हाई दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट, एंड हाई कॉन्फ़िगरेशन space telescope can help us to find the black holes. The gases swirling around actually help in getting their image है। जो gases होती है इसके चारों ओर कहीं ना कहीं तो इसकी बाउंड्री होगी, उसको बोलते हैं इवेंट ओरिजिन बोलते हैं, ओराइजन बोलते हैं। एंड इवेंट ओराइजन के 2 पार्ट होते हैं, आउटर एंड इनर। तो हर एक ब्लैक होल के लगभग 3 जनरली पार्ट माने गए हैं। इनर कोर है उसको बोलते हैं, इनर पार्ट होता है उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, कोर। उसके बाद में एक आउटर ओराइजन होता है, देन इनर होराइजन होता है, ये इनर होराइजन है, देन दिस इज आउटर होराइजन ऑफ ए ब्लैक होल। तो ये सिंगुलैरिटी है, बीच वाला पॉइंट सिंगुलैरिटी। किसी भी ब्लैक होल में क्या है? एक बहुत सारे छोटे से स्पेस में बहुत ज्यादा मास लोकेटेड होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ब्लैक होल क्रिएट होता है। डेंसिटी के कारण ये सारा इफेक्ट है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाती है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए। तो ब्लैक होल कैसे बनते हैं? तो ब्लैक होल बनने के लिए
कितना होना चाहिए, कोई भी स्टार है, मान लेते हैं कोई स्टार है, वो ब्लैक होल बनना चाहता है, एक स्टार ए है वो ब्लैक होल बनना चाहता है, तो उसका मास कम से कम कितना होना चाहिए, 3 टाइम मास ऑफ सन, 3 टाइम मास ऑफ सन से ज्यादा होना चाहिए इसका मास, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। या जब ये स्टार डाई करेगा तब ये आइदर ब्लैक होल बन सकता है जिसका मास 3 टाइम ऑफ सन से ज्यादा है, तो ये या तो ब्लैक होल बन सकता है, या फिर ये क्या बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। ये जब इस स्टार का फ्यूल खत्म होगा तब ये डाई करेगा ना। तो हर एक स्टार में या तो हाइड्रोजन होता है, या फिर हीलियम वाला फ्यूल होते हैं, या फिर और मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें फ्यूल होता है। तो वो जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो डेथ होगी। तो जब इससे कम मास का होगा, 3 टाइम मास ऑफ द सन, स्टार का मास यदि 3 टाइम मास ऑफ सन से कम है तो वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। परंतु जब उसका मास 3 टाइम से कम होगा सन के, तब वो ब्लैक होल में तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड जब ब्लैक होल में कन्वर्ट कब होगा, जब मोर देन 3 टाइम मास ऑफ सन होगा। एंड तो 3 तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं। ब्लैक होल 3 तरह के हो सकते हैं, स्टेलर ब्लैक होल है, सुपरमासिव ब्लैक होल एंड इंटरमीडिएट ब्लैक होल। सुपरमासिव ब्लैक होल होता है तो वो बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है, यानी कि कोई भी स्टार, जब किसी भी कोई भी स्टार जिसका मास है वो मिलियंस या बिलियंस टाइम मास हो सन का, तो स्टार हुज मास इज मिलियन और बिलियन टाइम ऑफ द मास ऑफ द सन, millions or even billion types as compared to the mass of the sun, then it will convert into a supermassive black hole में convert हो सकता है। and stellar black hole में कब convert होगा कोई स्टार, जब इसका मास होगा 5 to 60 टाइम ऑफ मास ऑफ सन, then it can convert into stellar black hole। जब इन दोनों के बीच का मास होगा 5 to 60 टाइम एंड मिलियंस और बिलियंस इन दोनों के बीच में होगा, तो वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल इन दोनों के बीच का, तो स्टेलर छोटा हो गया एंड सुपरमासिव बहुत बड़ा हो गया, इन दोनों के बीच का क्या हो गया, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ठीक है। तो स्टेलर ब्लैक होल, व्हेन a star burns through the last of its fuel, object may collapse and fall into itself। when this happen that it can convert into supernova में convert हो सकता है। इसके कारण क्या है, जब ऐसा होता है, जब स्टार कोलैप्स करना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं इट काजेज ए सुपरनोवा, तब एक सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा इज ए एक्सप्लोडिंग स्टार होता है। सुपरनोवा इज ए एक्सप्लोडिंग स्टार जिसमें से मटेरियल इधर उधर निकलता है, चारों डायरेक्शन में फैल सकता है, एंड ब्लास्ट इनटू द स्टार इनटू द स्पेस। तो सुपरनोवा में मटेरियल ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। For smaller star जिसका मास up to 3 times है, they can collapse and new coal will become a neutron star और dwarf star, जो हमने सब देख लिया है, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, वो किसका है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स है। तो इसके अंदर में क्या है, इवेंट होराइजन में बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप मिलके एक नेटवर्क बनाए हैं, ठीक है। एंड जिससे कि क्या हुआ है कि बड़ी सारा इसका जो सरफेस एरिया है, डायमीटर्स है, तो वो बहुत बड़ा हो गया है, इनको सबको कंबाइन कर दिया गया है। एक टेक्नोलॉजी है वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री, वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री टेक्नोलॉजी के द्वारा इन सभी बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड के अंदर, उनको कंबाइन किया गया है। एंड जिसके कारण क्या है, एक बड़ा सा डायमीटर बन गया है, जो कंबाइंड जो डायमीटर आएगा, एग्रीगेट डायमीटर उसका जो टेलीस्कोप का, तो वो बहुत बड़ा बन गया है, जिसके कारण हम इन चीजों को देख पाते हैं, दूर की चीजों को, इवेंट होराइजन जैसी चीजों को हम देख पाते हैं। तो इसको बोला गया है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। एंड इसने पहली बार एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल M87 की इमेज ली थी। तो इसने ब्लैक होल M87 की इमेज ली थी, जिस फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ए ब्लैक होल वाज ऑफ M87 स्टार की थी, जो कि लोकेटेड है गैलेक्सी मेजियर 87 में लोकेटेड है। एंड 2019 में ये इमेज ली गई थी साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये इसको इमेज करता है, कंसिस्टिंग ऑफ दिस। तो ये टेक्निक में काम करता है, इवेंट होराइजन वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री टेक्निक पे काम करता है, ठीक है। कॉस्मिक कैनाबलिज्म क्या होता है, कॉस्मिक कैनाबलिज्म, ये जो टॉपिक दिया हुआ छोटा सा किसमें, इट इज ए कॉस्मिक फिनोमिना व्हेन वेयर ए स्टार इज एंडिंग, जब स्टार यानी कि जब स्टार की लाइफ खत्म हो रही होती है, यानी कि उसका फ्यूल खत्म हो रहा होता है, तो सो वायलेंटली दैट डेड स्टार, जो इसका फ्यूल खत्म हो रहा है, तो डेड स्टार जो हो जाता है इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि डेड स्टार जो बच गया आएगा उसको व्हाइट ड्वार्फ
बोलते हैं। एंड व्हाइट ड्वार्फ ये व्हाइट होता है, तो ये क्योंकि अभी अभी तुरंत ही उसमें एनर्जी बंद हुई है, तो ये बहुत इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर कूल होगा एंड ये जो व्हाइट ड्वार्फ है फिर वो ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। एंड अभी तक ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट, व्हाइट ड्वार्फ जब ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड तो उतना टाइम अभी नहीं हुआ है यूनिवर्स को बने हुए कि कोई भी ब्लैक ड्वार्फ हमें दिखाई दे। ए व्हाइट ड्वार्फ इज फॉर्म्ड व्हेन ए लो मास स्टार लाइक आवर सन एग्जॉस्ट, तो ये लेस देन 3 मास वाला है वो एग्जॉस्ट करेगा तब ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, उसका फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तब। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो ये वर्ल्ड का पहला लिक्विड मिरर का टेलीस्कोप है, यानी कि इसमें लिक्विड जो यूज किया गया है वो जनरली इसमें मरकरी का यूज किया गया है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसको इंस्टॉल किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस इन देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है उत्तराखंड में, नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। अराइज इंस्टीट्यूट है एक इंडिया का, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है। अराइज की फुल फॉर्म क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कहां पे लोकेटेड है? ये नैनीताल में है। उसमें इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया है। एंड ये जो इंस्टीट्यूट आता है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अराइज, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये किसके द्वारा बनाया गया है? इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान ने मिलकर बनाया है। इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान ने मिलकर बनाया है, परंतु इसका जो ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है वो इंडिया को दी गई है। ऑपरेशन एंड अपकीप की जो इसकी जिम्मेदारी है वो इंडिया के पास में है, ठीक है। एंड इसमें लिक्विड यूज किया गया है पहली बार, एंड इसमें कोई ग्लास यूज नहीं किया गया है। इस मिरर, इसका जो मिरर है वो लिक्विड का बना हुआ है, ग्लास का नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड का बना हुआ है तो उसमें 2 फोर्स लगते हैं। लिक्विड यानी कि उसमें मरकरी यूज किया गया है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, तो जब वो घूमता है, रोटेट करता है, तो उसमें 2 फोर्स लगते हैं। ग्रेविटी का फोर्स लगता है, इनर्शिया फोर्स लगता है। तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचता है और इनर्शिया उसको आउटवर्ड एक्सपेंड करता है। इनर्शिया के कारण वो आउटवर्ड एक्सपेंड होता है एंड ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, तो जिसके कारण इसकी जो शेप बनती है वो पैराबोलिक शेप बनती है। पैराबोलिक शेप ही चाहिए होती है किसी भी टेलीस्कोप को, ठीक है। तो इसका आइडियल शेप मानी जाती है, आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानी जाती है, परफेक्ट पैराबोला, यानी कि आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर ए टेलीस्कोप के लिए इज पैराबोला, ठीक है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस क्या होगा? पहली बार ये लिक्विड स्टेट में होगा, इसमें बहुत सारा डेटा जनरेट होगा जिसका हम यूज कर पाएंगे डेटा प्रोसेसिंग करके बारे में, तो यूनिवर्स के बारे में और जानकारी हमें को मिलेगी एंड साइंटिफिक और लोगों का ज्ञान बढ़ेगा इससे, ठीक है। एंड यहाँ पे देवस्थल पे एक पहले से ही 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी इंस्टॉल किया गया था 2016 में। देन यहाँ पे एक और देवस्थल में फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी इंस्टॉल किया गया था 2010 में। एंड इसको चूज क्यों किया जाता है? देवस्थल के बहुत सारे एडवांटेज हैं चूज करने के, क्योंकि यहाँ पे एक तो डार्क स्काईज है, तो हेनले लद्दाख में हम जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व भी आ रहा है, हेनले इन लद्दाख। तो यहाँ पे देवस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डार्क स्काई रहते हैं जिसको हमें अच्छे से लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे सब आर्क सीइंग होती है, यानी कि सीइंग क्या होती है? सीइंग होती है। तो सीइंग काइंड ऑफ जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, उसके कारण क्या है उसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिसके कारण क्या है जब तक हमारा सीधा नहीं लाइट पहुंच नहीं पाती है सीधी, तो उसके कारण जो डिफेक्ट आ जाता है लाइट के पाथ में, तो उसको बोलते हैं सीइंग। तो ये यहाँ पे कम होती है सीइंग। एंड यहाँ पे जो इजिली ये इसकी लोकेशन है देवस्थल की वो इजिली असेसिबल भी है और ये डार्क स्काई भी है, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है और ये पड़ जाता है देवस्थल उत्तराखंड में। बाकी टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।